फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको भाषा के बारे में जानकारी प्रदान करूँगी। जैसा कि हमें पता है कि हम किसी से भी अपना कम्युनिकेशन तभी स्थापित कर सकते हैं जब हमें भाषा पता हो। तो आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी कि अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। पर मैं आज आपको महर्षि पाणिनि द्वारा प्रदत्त परिभाषा बताऊंगी जिन जो कि भाषा के बारे में उन्होंने दी है। सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है। ये महर्षि पाणिनि जी ने हमें भाषा की परिभाषा दी है। और हम साधारण बोलचाल की भाषा में भाषा को कैसे समझ सकते हैं कि भाषा क्या है? भाषा क्या होती है? हमें भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है? तो आज मैं आपको इसी की जानकारी प्रदान करूंगी कि भाषा क्या है, क्या रूप है, कितने प्रकार के हैं। ठीक है? भाषा जो है, महर्षि पाणिनि, सबसे पहले मैं भाषा की परिभाषा आपको बताती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप हैं, भाषा की क्या परिभाषा है। ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम भाषा के बारे में जानकारी ले ही रहे हैं तो उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि भाषा की परिभाषा कैसे हम लिख सकते हैं। सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है। सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है महर्षि पाणिनि जी ने दी है। ये परिभाषा महर्षि पाणिनि जी ने दी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि भाषा को साधारण बोलचाल की भाषा में कैसे समझा जा सकता है। तो भाषा क्या होती है? भाषा भावों और भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यानी कि भाषा को हम साधारण रूप में कैसे समझ सकते हैं? साधारण परिभाषा क्या दे सकते हैं? भाषा जो होती है वो भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है? आज मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं। तो आज मैं भाषा के रूप के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि भाषा कितने प्रकार, कितने रूप की होती है। भाषा के रूप, भाषा के रूप। तो हिंदी भाषा के दो रूप हैं। पहली भाषा क्या है? आर्य परिवार भाषा। पहला प्रकार क्या है? आर्य परिवार भाषा। और दूसरा क्या है? द्रविड़ द्रविड़ परिवार भाषा। यानी कि भाषा के हम कह सकते हैं कि दो रूप हैं। ठीक है? एक पहली पहली भाषा क्या हुई? आर्य परिवार भाषा। दूसरी क्या हुई? द्रविड़ परिवार भाषा। जैसा कि हम अपने भारत देश को एक परिवार के रूप में मानकर चलते हैं तो इसी तरह से हमने भाषा के भी रूपों का वर्गीकरण जो किया है परिवार के रूप में किया है।
कि आर्य परिवार भाषा एक रूप हो गया और दूसरा रूप क्या हो गया, द्रविड़ परिवार भाषा। ठीक है। अब इसमें हम आर्य परिवार भाषा में देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वैदिक संस्कृत का। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वैदिक संस्कृत का। और यहाँ पर और द्रविड़ परिवार भाषा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तमिल भाषा का, तेलुगु भाषा का, कन्नड़ भाषा का और मलयालम भाषा का। ठीक है। द्रविड़ परिवार भाषा में हम किसका अध्ययन करते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद आज मैं आपको आगे का भी इसका बताऊंगी कि आगे कैसे इसका वर्गीकरण करना है। इसमें आप देखिए, जो हमारी ये आर्य भाषा परिवार है, जो वैदिक संस्कृत है, इसमें वैदिक संस्कृत में हमारे अ, कुछ जो रचनाएं हुई उसको मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके पहले हमें जान लेना ये चाहिए कि हमारा टाइम पीरियड क्या था। सबसे पहले जब हम हिंदी भाषा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये किस समय थी, कब से कब तक, क्या इसका विकास क्रम था, कैसे हम संस्कृत से आज हिंदी तक पहुंच गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इस आर्य भाषा परिवार को हमने 3 भाग में डिवाइड किया। इसके जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है, इसके काल का हमने विभाजन किया है। भारतीय आर्य भाषा काल का विभाजन अगर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए क्या है। आशा करती हूँ कि आपको इस तरह की जानकारी शायद ही कहीं प्राप्त हुई हो। फिर आप देखिए, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल थी, भारतीय आर्य भाषा काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले इसको हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहली क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। देखिए, भारतीय आर्य भाषा काल का विभाजन हम कितने पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका हम टाइम पीरियड अगर देखें तो 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में बता देते हैं। इसके बाद हम दूसरे विभाजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का टाइम पीरियड है वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी वैदिक, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्चुअली। पहला पार्ट क्या है, वैदिक संस्कृत। पहला पार्ट क्या है हमारा, वैदिक संस्कृत। पहला पार्ट क्या है हमारा, वैदिक संस्कृत। और इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है हमारा लौकिक संस्कृत। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि वैदिक संस्कृत में किस तरह की रचनाएं हुई और लौकिक संस्कृत में किस तरह की रचनाएं हुई, जिसका हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है। देखिए, अब ये जो हमारी वैदिक संस्कृत है, इसको हम बताते हैं कि कितने पार्ट में ये डिवाइड है, किस इनमें किस किस की रचना हुई। इसमें हुई है वेद की रचना। जो हमारे चारों वेद हैं उनकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। जैसे हमारे चारों वेद आपको पता होंगे कि कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों की रचना हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं किसकी रचना हुई थी। चारों वेदों की रचना के बाद हुई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मतलब हमारी सबसे पहले जो रचनाएं हुई थी, वेदों की रचना हुई थी। और सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद है। ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। उसके बाद जैसा कि आपको बता देती हूँ, उसके बाद रचना हुई थी उपनिषदों की रचना हुई थी। उसके बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। किनकी रचना हुई थी? उपनिषद की रचना हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत में चारों वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और उपनिषदों की रचना हुई। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं लौकिक संस्कृत जो है, लौकिक संस्कृत में सबसे पहले किसकी रचना हुई है? रामायण की रचना हुई है। उसके बाद महाभारत, ये जो कि हमारे समाज में काफी प्रचलित थे। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में ग्रंथों और वेद पुराणों की रचना हुई। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये भारतीय आर्य भाषा काल का विभाजन मैं आपको करा रही हूँ, उसका पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि पहला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। दूसरा विभाजन क्या है? दूसरा है मध्य भारतीय मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। दूसरा क्या है? मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का टाइम। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है, उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का। ठीक है। ईसा पूर्व से लेकर ये ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। ठीक है। इसमें हमें 3 प्रकार के भाषा का विकास मिलता है, या इसमें 3 भाषाएं मिलती हैं हमें। कौन कौन सी मिलती हैं? पाली भाषा मिलती है। दूसरी हमें इसमें प्राकृत भाषा मिलती है। थर्ड हमें अपभ्रंश के बारे में आपने सुना होगा। तो आज आपको पता चल जाएगा कि अपभ्रंश भाषा कहाँ मिली। तो इसका विकास कब हुआ था? मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में। यानी कि पाली का विकास हुआ, प्राकृत का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। इसके साथ ही मैं आपको मेंशन करती चलूं कि पाली भाषा का जो विकास हुआ है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है इसका टाइम पीरियड। ठीक है। पाली भाषा का टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। वहीं प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। ठीक है। उसके बाद जो ये अपभ्रंश भाषा है, इसका टाइम पीरियड 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। यानी कि आप ये जान सकते हैं कि हमारी जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का विकास हुआ है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है। इसमें आपको
ये पता चलता है कि हम ईसा पूर्व से लेकर हम ईसवी की ओर आगे बढ़ गए इसी टाइम पीरियड में। ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि पाली भाषा में किसकी रचना हुई है, प्राकृत भाषा में किसकी रचना हुई है और अपभ्रंश में किसकी रचना हुई है। तो अभी हम ये भारतीय आर्य भाषा काल का जो विभाजन देख रहे हैं, इसमें हमने दूसरे पार्ट का अध्ययन कर लिया है। अब मैं आपको पाली भाषा के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि पाली भाषा का कैसे विकास, पाली भाषा में क्या है। पाली भाषा की एक विशेषता ये है कि पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा थी। इसे आप ऐसे भी जान सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म की भाषा थी। और तीसरा पॉइंट इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक और नोट डाउन कर सकते हैं कि जितने भी बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना, सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में ही की गई है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो बौद्ध धर्म है उसकी भाषा क्या थी, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि मागधी भाषा का एक अन्य नाम क्या है, तो मागधी भाषा को ही पाली भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सभी बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में ही हुई है। इसके बाद आपको भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन से थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ मुख्यतः तीन हैं। कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन सुत्त पिटक, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारा विनय पिटक। थर्ड ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? विनय पिटक है। विनय पिटक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन तीनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें आपको मैं बता दूं तीन ग्रंथों की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ को निरूपित करते हैं। इसमें पहला क्या था? सुत्त पिटक, दूसरे ग्रंथ क्या था? विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम्म पिटक। जिसमें से आप ये कह सकते हैं कि विनय पिटक में जो है इसमें तो श्लोक वगैरह थे, सुत्त पिटक में जो है श्लोक थे। विनय पिटक में नियम वगैरह दिया हुआ था इसके बौद्ध धर्म के। और अभिधम्म पिटक में दर्शन दर्शन की बात की गई थी बौद्ध धर्म के, यानी कि जिसे हम इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है। इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो हम अभिधम्म पिटक में देख लिया हमने कि दर्शन की बात की गई है, विनय पिटक में नियमों की बात की गई है बौद्ध धर्म के, और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के श्लोक निरूपित है। ठीक है। इसके बाद अब हम अ, आगे बढ़ते हैं। इंसाइक्लोपीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको ये पता है?
मुझे लगता है कि मुझे आपको बता देना चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं। ठीक है? इसके बाद अब मैं आपको ये भी बताऊंगी, अभी मैंने पाली भाषा के रूप में बताया। देखिए, ये जो दूसरा पार्ट है काल विभाजन का, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल है, इसमें मैंने आपको पाली भाषा के बारे में बताया कि पाली भाषा क्या क्या महत्व था उस समय। ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ। उसके बाद अब मैं आपको प्राकृत भाषा के बारे में बताऊंगी, जो कि दूसरा है, यानी कि दूसरा क्या है? प्राकृत भाषा। दूसरी भाषा क्या प्रयोग होती थी उस समय पर? दूसरी भाषा प्रयोग होती थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा में हम नोट डाउन करते हैं कि क्या होता है। प्राकृत भाषा में जैसा मैं आपको बता दूं कि ये बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत भाषा क्या थी? बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल की भाषा थी। अ, जो जनता जनार्दन थी उसको ये वो यह भाषा प्रयोग करती थी। ठीक है। इसके बाद फिर प्राकृत में भी कुछ संस्कृत के ग्रंथों की रचना हुई है। अ, मैं ये कह सकती हूँ कि संस्कृत ग्रंथों की रचना जो ऋषि मुनि थे वो लोग करते थे, और बोलचाल में जो जनता थी, जनता में क्या कह सकते हैं, शूद्र व महिलाओं की भाषा थी ये। प्राकृत भाषा को शूद्र व महिलाओं की भाषा के रूप में जाना जाता था। यानी कि हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि ये शूद्र और महिलाओं की भाषा थी। और जो पढ़े लिखे सभ्य समाज थे वो किसका प्रयोग करते थे? सभ्य समाज की क्या भाषा थी? सभ्य समाज की भाषा थी संस्कृत। सभ्य समाज के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और जो शूद्र व महिलाएं थीं वो बोलचाल की भाषा के रूप में प्राकृत भाषा को प्रयोग करते थे। इसके बाद मैं आपको तीसरी भाषा के बारे में बताती हूँ, अपभ्रंश, जो कि भाषा का कौन सा रूप है? अपभ्रंश भाषा है। तीसरी भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश। आशा करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लग रही होगी। आपको मेरे चैनल पर ऐसी ही इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है। अपभ्रंश का प्रयोग, इसका भी टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं। मैंने पाली भाषा का टाइम पीरियड आपको बताया? नहीं बताया। तो पाली भाषा का टाइम पीरियड मैंने 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पहले ही बता दिया है। प्राकृत भाषा का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश भाषा का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 500 ईस्वी से 500, का टाइम पीरियड क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के टाइम को क्या कहते हैं? अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ था। इसमें इसी को हम देश भाषा, इसी के जो और नाम है, मैं इसके कई नाम आपको बता देती हूँ, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसी को हम देश भाषा, देशज भाषा, और अवहट भाषा के रूप में भी इसी को हम जानते हैं। ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको ये भाषा का अ, काल विभाजन बताया। अब इसी 1000 ईस्वी के बाद ही भाषा का रूप बिल्कुल बदल गया था। अब मैं आपको ऊपर से बताती हूँ। जैसे मैंने आपको काल विभाजन ये दूसरा बताया था। पहला प्राचीन आर्य भाषा काल हुआ, दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल हुआ, जिसमें इन तीनों भाषाओं का
भाषाओं में ग्रंथ वगैरह की रचना हुई। उसके बाद अब तीसरा जो होता है, तीसरा काल विभाजन किस रूप में आता है? तीसरा काल विभाजन आता है, तीसरा काल विभाजन आता है हमारा, किस रूप में आता है तीसरा काल विभाजन? आधुनिक, आधुनिक आर्य भाषा काल, आधुनिक आर्य भाषा काल, या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। जो अब ये भाषा का रूप चल रहा है, ये हमारा क्या है? आधुनिक आर्य भाषा काल है। ठीक है, इसमें भाषा का जो रूप, जैसे अभी मैंने आपको बताया अपभ्रंश भाषा जो थी, इसी के बाद ही हमारी जो ये भाषा है, इस भाषा का विकास हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको भाषा के 5 रूप प्राप्त होते हैं। इसमें आपको भाषा के 5 रूप प्राप्त होते हैं। जैसे कौन कौन से? पहला रूप प्राप्त होता है कौन सा? शौर सैनी, शौर सैनी अपभ्रंश, नहीं नहीं, ये अपभ्रंश का रूप है। अपभ्रंश के 5 हैं। अपभ्रंश के 5 रूप हैं। शौर सैनी अपभ्रंश, दूसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश, तीसरा है खस, जिसको आप पहाड़ी भी बोलते हो, पहाड़ी अपभ्रंश, चौथा है मराठी अपभ्रंश, और पांचवा है अर्धमागधी, पांचवा है अर्धमागधी, और छठा है मागधी। तो ये भाषा अपभ्रंश भाषा के 6 रूप मिलते हैं हमें, जो कि इस प्रकार से मिलते हैं, यानी कि अ, एक एक और रूप है इसका, 7 रूप मिलते हैं इसके। पैशाची भी है, पैशाची अपभ्रंश भी है, पैशाची अपभ्रंश भी है, यानी कि अपभ्रंश के हमें 7 रूप देखने को मिलते हैं हमारी भाषा में। जैसे सौर सैनी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खश या पहाड़ी अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, और पैशाची अपभ्रंश। ठीक है, तो ये भाषा के अपभ्रंश के रूप हो गए। और आधुनिक आर्य भाषा काल जो है, ये आपने अब से जान लिया कि 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है, ये हमारा आधुनिक आर्य भाषा काल है। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाषा का जो ये विकास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में, जैसे केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और डीएसएसबी, इसमें सब में जरूर आता है। यहाँ तक कि कभी कभी सीटेट में भी इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका काल विभाजन का टाइम पीरियड, अक्सर सीटेट क्या पूछता है? काल विभाजन का टाइम पीरियड पूछता है। तो इस तरह से आप भाषा का रूप जान सकते हैं कि आर्य परिवार भाषा है, द्रविड़ परिवार भाषा है। फिर भारतीय आर्य भाषा काल का विभाजन हमने 3 भाग में किया: प्राचीन आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल,
दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा जो है आधुनिक आर्य भाषा काल। ठीक है। अब एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे आपको भी पता है कि सबसे प्राचीन हमारे वेद हैं, तो वैदिक संस्कृत जो है वो हमारी प्राचीनतम संस्कृत है। तो उसमें ही चारों वेदों की रचना हुई थी उसी टाइम पीरियड में। एक तरह से आप वेदों की रचना का समय काल भी आप जान सकते हैं, यानी कि उनकी रचना भी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। ठीक है। तो चारों वेद, हमारे चारों वेदों की रचना किस काल में हुई है? वैदिक काल में हुई है। इसको हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल भी कहते हैं। तो ये वेदों, चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। इसके बाद हम लौकिक संस्कृत के बारे में बात करें तो लौकिक संस्कृत की भी रचना इसी समय में हुई है, जिसमें रामायण और महाभारत हमारे बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उसके बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा काल का टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा ईस्वी तक है, जिसमें पाली भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ उसके बाद, और अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। इसके बाद ही अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ की भाषा क्या थी, या बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? या एक प्रश्न ऐसे और भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तो सबका उत्तर क्या है? पाली भाषा। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के लोग प्रयोग करते थे, और सारे ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। और बौद्ध समय, जो बौद्ध का समय था, उस समय पाली भाषा ही प्रचलन में थी। इसीलिए सारे उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, वो सब पाली भाषा में ही रचित है। पाली भाषा में तीन तीन ग्रंथों की रचना है बौद्ध धर्म के। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सुत्त पिटक में क्या है, क्या बताया गया है सुत्त पिटक में? तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म ग्रंथ के श्लोकों की रचना की गई है। दूसरा जो है विनय पिटक, पिटक में पूछा जाता है इसमें क्या बताया गया है, किस चीज का वर्णन किया गया है, क्या लिखा गया है इसमें? तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की गई है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है वो, मतलब बौद्ध धर्म का संपूर्ण दर्शन की बात की गई है अभिधम्म पिटक में। ठीक है। इस तरह से हमारा ये पाली का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा के बारे में एक बार मैं आपको और बता दूं। प्राकृत भाषा जो थी वो बोलचाल की भाषा थी। उस समय भी जो सभ्य समाज, ऋषि मुनि जो भी थे, विद्वान थे, उन्होंने जो रचनाएं की थी वो संस्कृत भाषा में की थी। और जो बोलचाल की भाषा थी उसे निम्न कोटि के लोग, निम्न श्रेणी के लोग जो थे वो प्रयोग करते थे। जैसे उसमें शूद्रों को निम्न स्तर पर रखा गया था वर्णाश्रम व्यवस्था में। तो उसमें जो है शूद्र व महिलाएं जो थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग बोलचाल के रूप में करते थे। तो इस तरह से आपको प्राकृत भाषा के रूप में भी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई कि प्राकृत भाषा का क्या कॉन्सेप्ट था। इसके आगे अब मैं बढ़ती हूँ, आपको अपभ्रंश भाषा के बारे में बताती हूँ। अपभ्रंश भाषा जो है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। इसमें देश भाषा अपभ्रंश को, अब प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो अपभ्रंश को देश भाषा के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश को देश भाषा के नाम से जाना जाता है, देशज भाषा के नाम से जाना जाता है, और अवहट्ट भाषा के नाम से जाना जाता है। इसी अपभ्रंश को ही कहीं कहीं अवहट्ट भाषा के रूप में भी माना गया है। तो अपभ्रंश को हम देश भाषा, देशज भाषा और अवहट्ट भाषा के रूप में मान सकते हैं। उसके बाद अब आप आगे बढ़, अब मैं आपको बता दूं कि अपभ्रंश भाषा जो है, अपभ्रंश भाषा में 6 से 7 और इसका भाषा का विकास हुआ है। जैसे इसमें
शौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश है। ठीक है, तो इस तरह से अपभ्रंश के 7 रूप मिलते हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद अब हम आधुनिक आर्य भाषा काल के विभाजन में ये समझते हैं कि 1000 ईस्वी के बाद जो भी समय चल रहा है वो हमारी आधुनिक आर्य भाषा काल का समय चल रहा है। ठीक है, तो आज मैंने आपको हिंदी भाषा के रूप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। आशा करती हूँ कि आप जब भी ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको भाषा के बारे में काफ़ी हद तक सटीक जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें जो भी मैंने मेंशन किया है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं और इस नोट्स के आधार पर आप अपने पेपर को करके आ सकते हैं, जिसमें कि कोई भी संदेह की बात नहीं रहेगी। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका एक्यूरेट है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे आप किसी भी पेपर को करते हैं, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, DSSS भी है, जो आने वाली परीक्षाएँ हैं, जो हो चुकी हैं, इन सब के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आप अगर उठाकर देखेंगे, तो इनसे 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर तो ये टीजीटी और पीजीटी में ही पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने ये देखा है कि सीटेट के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में भी इसके 1 से 2 प्रश्न होते हैं और ज़्यादातर तो इनका जैसे भाषाओं के उपनाम क्या हैं और भाषाओं का वर्गीकरण क्या है और कौन-सी भाषा को क्या कहते हैं और इनका काल विभाजन क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि काल विभाजन पूछा जाता है कि इनका काल विभाजन क्या है। आपको अगर काल विभाजन के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी इस वीडियो में मिल गई है, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपको हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी, किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक हैं, जो कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप उस पर जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपनी सजेशन दे सकते हैं और मैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो के साथ पुनः आपको मिलूँगी और अच्छी ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर नए वीडियो में आप इंतज़ार कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप अपनी ये वीडियो एंड करती हूँ और आप मेरे इस चैनल को, मेरे इस कंटेंट को और मेरा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए, जिससे मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।